Welcome class 8th in today's SST class. Students, as you know, in our civics part, we are discussing chapter 3rd, the need of a parliament. And in this chapter, we have discussed all new key terms. And in our previous class, we have also discussed about parliament and its two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. In our today's class, we will discuss अबाउट फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ये जो पार्लियामेंट और इसके जो टू हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर किस तरह के काम होते हैं, वर्क क्या होता है, फंक्शनिंग कैसे होती है और क्या क्या मेन वर्क हैं पार्लियामेंट के। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। हमारा जो पार्लियामेंट है उसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है, सबसे पहला फंक्शन दैट इज़ सिलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट बनाना। हम सबको पता है कि इलेक्शंस होते हैं टाइम टू टाइम, हर 5 साल पर हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, है ना। और इस इलेक्शन में जो प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कॉमन सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, वो सभी हमारे लोकसभा के मेंबर्स बन जाते हैं, है ना। वो लोकसभा के मेंबर्स कहलाते हैं। और यही सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से उनके जो भी लीडर्स होते हैं, उनके जो भी मेंबर्स होते हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी हर पॉलिटिकल एरिया से। जो भी हमारे पॉलिटिकल एरियाज़ हैं, स्टेट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, है ना, जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी एरिया के, उन्हें जिनको वोटिंग के लिए या इलेक्शन के पर्पस से डिवाइड किया गया होता है, कई पार्ट्स में बांटा गया होता है, तो इसके हर पार्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाते हैं। और इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर पॉलिटिकल पार्टी से एक एक मेंबर जो होता है वो नॉमिनेट होता है, ठीक है। अब उन मेंबर्स के बीच में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को मैक्सिमम वोट मिलते हैं, मेजॉरिटी वोट मिलते हैं, वो ही उस जगह का रिप्रेजेंटेशन करता है और उस जगह से का लीडर कहलाता है उस पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। और ओवरऑल जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलता है उसी की गवर्नमेंट हमारे देश की गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए या गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है ऑलमोस्ट 272 मेंबर्स से जीत की, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 545 मेंबर्स टोटल हमारे पास लोकसभा में होते हैं, है ना। और लगभग आधे, कम से कम हाफ तो होनी चाहिए ना, मेजॉरिटी, आधे सीट्स तो जीती हुई होनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से जिसको हम विनर कह सकें। तो यहाँ पर 545 के हिसाब से 272 मेंबर्स माना जाता है कि कम से कम 272 मेंबर्स जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जीते हुए होंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्हीं की गवर्नमेंट मानी जाएगी और फॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो मेजॉरिटी के हिसाब से उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने का काम दिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्लियरली मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल पाते, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी को 272 मिले हैं और सेम किसी को 273 या 271, और बहुत ज़्यादा एक ये भी हो सकता है कि इक्वल ही सीट्स दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जीत लिए हैं। तो जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं रहती है तो उस टाइम पर कोलिशन की गवर्नमेंट बनाई जाती है। कोलिशन क्या होता है, जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में गठबंधन की सरकार भी कहा जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो लोग पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलके एक साथ काम करती हैं तो इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है और उसी की गवर्नमेंट बन सकती है, ठीक है। और उसकी जिसने ज़्यादातर जगहों से जीता है वो तो मेन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कुछ मेंबर्स जो दूसरे किसी भी जगह से जीते हुए होते हैं, भले ही वो मतलब मेजॉरिटी में जीत उनकी नहीं हुई है, मेजॉरिटी सीट्स
तक वो नहीं पहुँचे पर कुछ सीट से अगर वो जीत रहे हैं, लेकिन वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे मेंबर्स भी पार्लियामेंट के मेंबर्स ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन इनको क्या कहा जाएगा, इन्हें अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स कहा जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? हर पर्सन, हर मेंबर, हर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ पर्सन जो कहीं से भी जीत जाता है, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट का मेंबर बन रहा है, ठीक है। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को ज़्यादा वोट मिले हैं, यानी ज़्यादातर मेंबर्स जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जीते हैं, उसकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो वो तो रूलिंग गवर्नमेंट हो गई, या वो रूलिंग पार्टी हो गई जिस पार्टी से मेजॉरिटी वोट सीट्स जीती गई हैं। लेकिन जो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कम सीट्स जीती हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ जीती हुई हैं, कहीं ना कहीं का रिप्रेजेंटेशन उनको मिल ही गया है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे अपोजिशन पार्टीज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपोजिशन पार्टीज़ की ड्यूटीज़, और जो विनिंग पार्टी है वो, और उसके जो भी मेंबर्स हैं उनको जो काम बांटना, ये सारा काम सब कुछ हमारे पार्लियामेंट का ही वर्क होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बनाने का काम कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रहा है, ठीक है। अब पार्लियामेंट में जो मेन वर्क होता है वो होता है लॉ मेकिंग का काम, रूल्स बनाना, लॉज बनाना, नए प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाना। अगर कोई पुराना लॉ है उसमें कोई चेंज करना है, अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है, तो वो सब कुछ हमारे पार्लियामेंट में ही होता है। तो रूल्स और लॉज बनाना बेसिकली मेन काम होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अब रूल्स बनाने के बाद इसको इम्प्लीमेंट भी तो कराना होता है ना। और रूल्स लॉज, जो भी नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो भी नई चीज़ें तैयार की जा रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो होता है, वो हमारी गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट या सेकंड जो ऑर्गन होता है वो करता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उन सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट कराता है, इम्प्लीमेंट कराता है। और इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका भी अपॉइंटमेंट हमारे पार्लियामेंट में ही होता है। तो पार्लियामेंट का मेन काम तो हो गया कि लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ को भी तैयार करना, और साथ ही साथ पर एग्जीक्यूटिव्स को भी अपॉइंट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी से मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं, जो भी लोग जीत के आए हैं, अब उन मेंबर्स के बीच से एक ऐसे मेंबर को चुनना जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी हेड ऑफ द कंट्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो वो चुनने का काम भी पार्लियामेंट में ही होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मान लिया कि बीजेपी जीत जाती है, ज़्यादातर जगहों से बीजेपी को सीट्स मिल जाती है, ठीक है। अब बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आ गए हैं। अब उनके बीच में से कैसे तय होगा? अब सभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो उनके बीच से कैसे तय होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ देखी जाती है, एक्सपीरियंस देखा जाता है, और लीडरशिप देखी जाती है, कुछ खास तरह के दूसरी एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ को देखने के बाद जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी का सीनियर होता है ना, डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पे सभी मेंबर्स चुनते हैं किसी एक को, है ना। मतलब जो भी हेड है अपना अपना ओपिनियन भी वो दे लेते हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर उस पॉलिटिकल पार्टी का हेड होता है, जो कि अब हेड ऑफ द कंट्री यानी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर काम करना शुरू करता है, ठीक है। ये डिफरेंट मैटर्स पर प्रेसिडेंट को भी एडवाइस कर सकता है। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के जो भी वर्क होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री के जो भी वर्क होते हैं, उससे रिलेटेड वर्क को वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके हेड्स को भी देता है। गवर्नमेंट के फंक्शनिंग का मेन जो वर्क होता है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की हो गई, ठीक है। और साथ में पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स जीत कर आ रहे हैं इधर उधर से, वो भी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं, है ना। तो उन वर्क को सभी को तो वो अकेले नहीं कर सकता, है ना। इसके लिए वो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अभी पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं थ्रू इलेक्शन, है ना, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे किसी को उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को उन्होंने फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड दे दिया वर्क,
कोई डिफेंस ऑफिसर हो गया और डिफेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराएगा, देखेगा, जो उससे जुड़े हुए काम को करेगा। कुछ हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरह से लोगों को कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स भी दे दिए जाते हैं और उनका हेड बना दिया जाता है। और इस तरह के जो इस तरह से जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को वर्क दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कैबिनेट्स कहा जाता है, ठीक है। और वो सारे हेड्स जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो हर जो डिपार्टमेंट है उसका हेड हमारा कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। इसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं ना, उनका हेल्प करते हैं या एक तरह से उनको उनके साथ मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है। तो इनको हम डिप्टी मिनिस्टर्स कहते हैं। इनके अलावा द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन। हर तरह के काम में प्राइम मिनिस्टर और जो भी सारे लोग हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स जीत कर जा रहे हैं, जो भी लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो सभी लोगों की मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कंट्री है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करें, ठीक है। इस चीज़ को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन या किसी एक लीडर के ऊपर नहीं होती है, बल्कि ये कलेक्टिवली पूरे पार्लियामेंट के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। टाइम टू टाइम हमारे पार्लियामेंट्स में मीटिंग्स भी होती रहती हैं, जहाँ पर लोगों को डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स में के हेड्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, और भी जो बहुत सारे लोग हैं जिनको जो भी वर्क प्रोवाइड कराया गया है, दिया गया है, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने अपना वर्क कितना किया, क्या प्लानिंग है उनकी, किस तरह की ज़रूरतें हैं उनके पास। वो भी अपनी ज़रूरतों को बताते हैं कि कितना बजट अभी उनको चाहिए उस काम को करने के लिए। और हर तरह से मतलब उनके वर्क से रिलेटेड हर तरह की क्वेश्चनिंग की जाती है, सब कुछ किया जाता है, जो कि एक हेड जिसको स्पीकर कहा जाता है उसके प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है। अब और यही काम कौन करता है स्पीकर को चूज़ करने का? यही सारे जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, इन्हीं लोगों में से किसी एक को वो चुनते हैं स्पीकर के लिए, और स्पीकर वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और उसके प्रेजेंट रहने पर ही हर तरह के जो मीटिंग्स और हर तरह के जो डिस्कशंस डिबेट्स होते हैं पार्लियामेंट में, वो कराए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी स्पीकर अगर एब्सेंट है, नहीं है, तो उस टाइम पर डिप्टी स्पीकर एक होता है जो कि उसको सपोर्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। वो इन सभी मीटिंग्स को देखता है, ठीक है। सेकंड मेन वर्क जो पार्लियामेंट में होता है वो है कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो हमारा लेजिस्लेचर कहलाता है, ठीक है, जो कि जहाँ पर लीगल वर्क ज़्यादा किए जा रहे हैं, जहाँ पर लॉज मेकिंग का काम भी किया जा रहा है, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि यही पार्लियामेंट के लोग मिलकर एग्जीक्यूटिव को भी अपॉइंट करते हैं, जो कि हर तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज़ ऑलवेज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। हमेशा लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव से पूछ सकता है कि उन्होंने बताई हुई चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट कराया, क्या वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं। तो इन तरह के जो भी क्वेश्चन है उसके लिए एग्जीक्यूटिव क्या है, आंसरेबल है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पर जो भी मीटिंग्स कराई जा रही हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, वहाँ पर हमारे कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पर हमारे जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसके मेंबर्स, और उसके साथ साथ जो जिनको मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिले हैं पर और वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो यानी अपोजिशन पार्टी के लोग। तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों ही साथ में मिलकर पार्लियामेंट में मीटिंग्स करती है। पार्लियामेंट के मीटिंग्स में हमारी जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। कई बार क्या होता है कि वो क्योंकि अपोजिशन पार्टी से हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, है ना, जो जीत गई है, तो कई बार वो
हमारे सिटीजन्स के बिहाफ में क्वेश्चनिंग करते हैं कि उनके जो भी प्रॉमिसेस थे जो इलेक्शन से पहले उन्होंने किए थे कॉमन सिटीजन से, उसको उन्होंने कितना प्रैक्टिस में लाया, कितना किया, क्या डेवलपमेंटल प्लान्स उन्होंने बनाए, कौन कौन से वर्क्स उन्होंने किए जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे अपोजिशन पार्टी के लोग वहाँ पर पार्लियामेंट में करते हैं और रिमाइंड कराते हैं हमारे रूलिंग पार्टी को उनके प्रॉमिसेस के बारे में, जिसके बाद फिर वो अपने काम को और अच्छे से कर पाते हैं, है ना, रूलिंग पार्टी। तो कोई भी जब पार्लियामेंट में जो भी मीटिंग्स होती हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे क्वेश्चन आवर्स कहा जाता है, और क्वेश्चन आवर जो हमारा होता है वो फर्स्ट आवर होता है हर सीटिंग का, हर मीटिंग का, जहाँ पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आंसर करते हैं गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो भी डिपार्टमेंट्स उनको दिए गए हैं उन डिपार्टमेंट्स में उन्होंने क्या काम किया, क्या प्लान किया, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया, कौन कौन सी और दूसरी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में वो उनसे क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है उनके प्लानिंग के बारे में, उनके पूरे वर्क के बारे में, जिसको उन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, ठीक है। और इस सेशन को हमारे जो पार्लियामेंट में हो रहा है इसको क्वेश्चन आर कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस चीज़ की वजह से लोग अपना प्री प्लानिंग अपने वर्क से रिलेटेड जो भी उन्होंने किया है वो शो कर पाते हैं, और जिससे ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छे से बढ़ पाती है। क्वेश्चन आर के तुरंत बाद फिर ज़ीरो आर शुरू हो जाता है। ज़ीरो आर में क्या होता है, ज़ीरो आर में डिस्कस किया जाता है उन मैटर्स पर जो पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक किस तरह का चेंज चाहती है, पब्लिक के क्या नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी डिज़ायर है, किस तरह से उनको उनकी डिमांड क्या है ना। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है ज़ीरो आर में, और कोशिश की जाती है कि उन इंटरेस्ट को, उन सभी ज़रूरतों को किस तरह से पूरा किया जाए, और वो मैटर्स किस डिपार्टमेंट के अंडर में आ रहे हैं, किसके कंट्रोल में आ रहे हैं, फिर उससे सजेशंस लेना और सजेशंस देना, आपस में डिस्कस करना, है ना। तो वो जो सेशन चलता है फिर उसके बाद पार्लियामेंट में, इसको ज़ीरो आर कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट कॉमन सिटीजन्स के लिए, पब्लिक के लिए ही वर्क कर रहा है, और यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक नीड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक की रिक्वायरमेंट, इनके बारे में डिस्कस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो पब्लिक की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। तो इस तरह से ज़ीरो आर में पब्लिक के ज़रूरतों और उनके नीड्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, और कैसे वहाँ उन तक पहुँचाया जाए सब कुछ, उसके बारे में बातचीत होती है, प्लानिंग की जाती है। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन आर, वहाँ पर जो भी मैटर्स पर जो भी काम शुरू किए जा चुके हैं वो कितने हद तक पूरे किए गए, किस तरह से किए जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो पार्लियामेंट में इसका मतलब है कि जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी सेशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं गवर्नमेंट के फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जो पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट में जो और पार्लियामेंट के पास पावर होती है वो होती है कि पार्लियामेंट जो होती है और उसके मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को भी वो रिमूव कर सकते हैं, अगर इनमें से ये सारे लोग किसी भी तरह से अपने पावर को मिसयूज़ करते हुए पाए जाते हैं या वॉयलेशन फैलाते हुए पाए जाते हैं तो, ठीक है। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो इनको इनके पोस्ट से रिमूव कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, अब क्योंकि वो जज है तो उसके पास कुछ पावर्स हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो भी है, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन है या कोई भी पोस्ट है, उनको अनलिमिटेड पावर्स नहीं देता है, उनके भी पावर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार लोग अपने उसी पावर का पोस्ट के पावर का को यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि वो मिसयूज़ करते हुए कुछ अलग तरह के भी वर्क कर देते हैं जो उनके पावर में नहीं होते हैं, अंडर पावर नहीं होते हैं, ठीक है।
तो जो कि गलत होगा, है ना? तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है जो कि अपने किसी रिलेटिव को कम सज़ा सुना रहा है या फिर किसी भी तरीके से उनको बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, फेवर कर रहा है या गलत जजमेंट सुना दे रहा है क्योंकि वो उनकी जान पहचान का पर्सन है या कहीं से पैसे लेकर वो इस तरह से काम करना चाह रहा है, तो वो गलत हुआ, है ना? तो अगर इस तरह का कुछ गलत करता हुआ पाया जाता है तो पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास ये राइट होता है कि वो उसको उनके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। सेम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और भी दूसरे पोस्ट के लोगों के साथ भी किया जा सकता है अगर वो किसी भी तरह का अपने पावर को मिसयूज़ करते हुए, वायलेशन फैलाते हुए या कुछ भी गलत करते हुए पाए जाते हैं तो इस तरह से हम पाते हैं कि पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि पार्लियामेंट के 2 मेन पावर्स के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। देयर आर टू सम मोर पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, जैसे यहाँ पर लॉ मेकिंग का पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। इसके अलावा कंट्रोलिंग ऑन गवर्नमेंट, फाइनेंस, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास, जिसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 2 मेन पावर्स, और इसके बाद हमारे ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारा इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, on page number 233 in your book, there are an activity, एक एक्टिविटी पेज नंबर 233 पर बुक में दी हुई है जहाँ पर क्रॉसवर्ड पजल है। ठीक है, जहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं जो कि हमारे इसी चैप्टर पर बेस्ड हैं। ठीक है, उसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसको हमारे गूगल क्लासरूम में सेंड करना है टाइमली। ठीक है, यही हमारा आज का क्लास वर्क होमवर्क होगा। ठीक, so now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.